दीदी की अस्त-व्यस्त साड़ी और जीजू की वो शरारती मुस्कान। उस रात कमरे का नज़ारा कुछ ऐसा था कि मेरी धड़कनें रुक सी गईं। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर का मंजर, मैंने वो देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी बड़ी बहन आरोही की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊँ, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। इतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थी और बाकी का मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान, आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजू कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खिंचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमें कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, आरोही, पानी चाहिए? दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा, अभी आएगी, अभी आएगी। लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आईं। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे, तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वे तुरंत वापस आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जिंग लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं इधर-उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई हैं। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन मैंने तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फ़ोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी धीमी चार्ज होती है।
चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूं कि जीजू का फोन कितना चार्ज हुआ है, या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन ये विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो अंदर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा सो नहीं गए होंगे। कुछ पल ठिठकी, फिर दीदी को आवाज़ लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज़ दी, तब दीदी की आवाज़ आई। क्या है? क्यों परेशान कर रही है इस टाइम पर? मैंने कहा, दीदी वो मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने कहा, अरे नहीं हुआ है फ़ोन चार्ज, तुम्हारे जीजू के फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है। तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 50 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्द में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि ये शादीशुदा जोड़ा है? मुझे उन दोनों को देखकर बेहद झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। यकीन था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, हवा में एक अलग ही खुशबू और गर्माहट घुली हुई थी। कमरे की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि जीजू ने दीदी को अपनी बाहों में इतनी शिद्दत से भरा हुआ था कि उनके बीच हवा की भी जगह नहीं थी। जीजू बिस्तर के किनारे बैठे थे और दीदी उनकी गोद में सिमटी हुई थी। दीदी ने अभी भी जीजू की वही सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और उनके बिखरे हुए गीले बाल जीजू के चेहरे को छू रहे थे। जीजू बड़े प्यार से दीदी की गर्दन पर अपना चेहरा झुकाए हुए कुछ फुसफुसा रहे थे, जिससे दीदी की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जीजू का हाथ दीदी की कमर पर कसा हुआ था और वे धीरे धीरे उनके बालों को सहला रहे थे। दीदी पूरी तरह से जीजू के प्यार में डूबी हुई थी। उनके हाथ जीजू के कंधों पर जकड़े हुए थे, जैसे वे उन्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहती थी। पूरा कमरा उनके प्यार की तपिश से भरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि उन्हें मेरे आने की आहट तक नहीं हुई। दीदी का वो शर्माना, जीजू का उन्हें इस तरह निहारना जैसे वे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ को अपनी बाहों में थामे हुए हों, सब कुछ किसी रोमांटिक फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उनके निजी पलों में खलल डाल दिया है। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थीं और शर्म के मारे मेरे गाल लाल हो रहे थे। मैंने धीरे से पैर पीछे खींचे और बिना कोई आवाज़ किए चार्जर को वहीं पास की मेज़ पर रखा और दबे पांव बाहर निकल आई। दरवाज़ा धीरे से बंद करते वक्त भी मैंने देखा कि जीजू ने दीदी का माथा चूम लिया था। अपने कमरे में वापस आकर भी मेरी आंखों के सामने वही नज़ारा घूम रहा था। उस रात मुझे समझ आया कि जीजू क्यों दीदी के बिना एक हफ्ता भी नहीं रह पाए। उनका रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि रूह के उस जुड़ाव का था जहां शब्द कम और धड़कनें ज़्यादा बातें करती हैं। दरवाज़ा बंद करते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और कमरे के अंदर का वो मंजर मेरी आंखों के सामने किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह तैर रहा था। जीजू ने दीदी को जिस तरह अपनी बाहों के घेरे में जकड़ रखा था, उसमें सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून और गहरा समर्पण था। दीदी ने अपना सिर जीजू के कंधे पर टिकाया हुआ था और उनकी आंखें धीरे धीरे मुंद रही थीं, मानो जीजू की बाहों में ही उनका पूरा संसार सिमट आया हो।
जीजू की उंगलियां दीदी की खुली जुल्फों के साथ खेल रही थी और वे बहुत ही धीमी आवाज में दीदी के कान में कुछ ऐसी रोमांटिक बातें गुनगुना रहे थे जिसे सुनकर दीदी के चेहरे पर एक नई सुर्खी दौड़ रही थी। मध्यम रोशनी में उन दोनों की परछाइयां दीवार पर एक दूसरे में घुली हुई नजर आ रही थी, जो उनके अटूट बंधन की गवाही दे रही थी। बाहर ठंडी रात थी, लेकिन उस कमरे के भीतर मोहब्बत की तपिश और सांसों की गर्माहट ने एक ऐसा जादुई माहौल बना दिया था जिसमें वक्त जैसे ठहर गया था। जीजू ने धीरे से दीदी की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उनकी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से उनके माथे को चूम लिया। दीदी के चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति और सुकून था जो केवल सच्चे प्यार की गोद में ही मिल सकता था। मैंने महसूस किया कि उनका ये रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं, बल्कि 2 धड़कनों का एक ही लय में धड़कना है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और उस रात की खामोशी में भी उनका रोमांस पूरी शिद्दत के साथ शोर मचा रहा था। मैं दबे पांव अपने कमरे में लौट आई, लेकिन मेरे मन